दिल्ली की सर्दियां मतलब जंजाला रजाई हो, ऐसा अटूट प्रेस हो जाता है कि दिन भर उससे बाहों में भर सीने से लगाए रखने का सन करता है। पर वो सर्दी खाने का एक अलग आनंद भी है। गोवा में रह रहे मुकेश ने इसी जानंद को महसूस करने के लिए इस बार सर्दियों में दिल्ली जाने का निर्णय लिया। छपती आग के पास बैठे मूंगफली और रेवड़ी चबाते हुए किस्से कहानियों का दौर चल रहा था। यार कुछ बढ़िया सुनाओ आज। मतलब कुछ ऐसा जिससे मजा भा जाए। मतलब दिल खुश हो जाता। मित्रों की बात सुन मुकेश थोड़ा मुस्कुराया और फिर गंभीरता से बोला, एक वाकया है जो मेरे बैंक की पहली पोस्टिंग के दौरान हुआ था। दिल खुश होने की तो गारंटी नहीं है, पर मजा जरूर आएगा। इरशाद इरशाद, कह सभी मित्र हंसने लगे। मुकेश ने शुरू किया, ये बात है 2013 की, जब मेरी पहली पोस्टिंग मुंबई में हुई थी। मुझे मलाड से फोर्ट रोज लोकल से ऑफिस जाना होता था। किसी तरह मुझे मलाड के रहेजा टाउनशिप के स्टाफ क्वार्टर में एक फ्लैट मिल गया। फ्लैट 1 पर रहने वाले थे हम 3। एक बांद्रा ब्रांच के मैनेजर सतीश सर और दूसरा बोरीवली नाच के राजेश। पहले दिन में चटाई बिछा ड्राइंग रूम में ही सो गया। अगली सुबह दफ्तर के लिए तैयार होते समय मेरी नज़र साथ के बेडरूम पर पड़ी। बिल्कुल साफ सुथरा, नई चंदर बिछाई हुई, वो कमरा मानो मुझे बुला रहा हो। उधर जाना मना है, जल्दी तैयार हो जाओ वरना 8:55 वाली लोकल छूट जाएगी, कह राजेश सद ने उस बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। जी सर। हम तीनों घर से एक साथ निकल रहे थे। तब जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर उस कमरे की तरफ देखा तो उसका दरवाजा खुला, लाइट ऑन और पंखा चला हुआ पाया। सर, सब ऑन है उस कमरे का। मैंने हैरानी जताते हुए दोनों सीनियर्स का ध्यान उस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। हा, पता है, चलो बाहर। दोनों राजेश सर और सतीश सर ने एक सुर में वाहा। हम तीनों एक साथ बाहर आ गए। मैंने एक हल्का धक्का सा महसूस किया, न केवल अपने शरीर पर अपितु अपनी जिज्ञासा पर भी। सर, आप बाहर का दरवाजा लॉक करना भूल गए। मैंने फिर दोनों को अवगत करवाया। यार ये कितना बोलता है, राजेश सर ने चिढ़ते हुए कहा। चलो मुकेश, एक और साथी आने वाला है, उसके लिए दरवाजा सिर्फ हाथ से बंद किया है, लॉक नहीं लगाया। सतीश सर ने मुझे प्रेमपूर्वक समझाया। पर सद कुंडी तो लगा दीजिए। रहने दो ना भाई, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, चुपचाप चलो। पहला दिन होने के कारण हम ब्रांच से तकरीबन 5 बजे निकल गए और 6:15 बजे मलाड स्थित फ्लैट में वापस लौट आए। दरवाज़ा ठीक वैसा था, पर उस कमरे का पंखा, लाइट ऑफ था। हमने फ्लैट में नज़र मारी पर कोई और नहीं था। सर तो कह रहे थे कि एक और साथी आएगा। ये सोच हमने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। हाथ मुंह धोकर हमने घर के बने हुए बेसन के लड्डू खाए। थोड़ी बोरियत होने लगी तो हमें उस कमरे में जाने की जिज्ञासा हुई। पर जैसे ही हमने पहला कदम उस कमरे में रखा, हमें दरवाजे पर किसी के जोर से दस्तक देने की आवाज़ आई। खोल, जल्दी खोल। राजेश सर बाहर जोर जोर से दरवाज़ा पीटते हुए चिल्ला रहे थे। मरना है तुझे? जब तुझे एक बार कहा कि ड्राइंग रूम में ही रह तो समझ नहीं आता? सर, मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? देखो मुकेश, तुम अभी छोटे हो। जो कह रहा हूँ, जितना कह रहा हूँ बिना सवाल जवाब समझ जाओ वरना बाद में मत कहना बताया नहीं। जी सर। राजेश सर की लाल आंखें और उसमें बसे क्रोध और डर ने हमें चुप रहने पर विवश कर दिया। किस्मत से अगला दिन शनिवार का था और हाफ्टे होने के कारण हम 2 बजे वापस आ गए। दरवाजे की जाली से हमने फ्लैट के अंदर देखा। इस बार सुबह की भांति उस कमरे का पंखा, लाइट सब ऑन था। हमने फ्लैट के अंदर न जाते हुए उस बिल्डिंग का दौरा करना ठीक समझा। एक अजीब सी उत्सुकता हुई कि देखा जाए हम आखिर रहते कहाँ है। 2 मंजिला इमारत के पहले तल पर बैंक का स्टाफ क्वार्टर था। उस तल पर बने बाकी दोनों फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। हम दूसरे तल पर
जैसे ही पहुंचे चारों तरफ जाले और फर्श पर जमी हुई गंदगी पाई, जैसे किसी ने उधर सालों से सफाई ना की हो। किसी तरह अपना सिर मकड़ी के जालों से बचाते बचाते दूसरे तल पर बने फ्लैट के दरवाजे के बाहर पहुंचा। उस पर ताला लगा था और बाहर की लाइट टूटी पड़ी थी। उसी तल पर बाकी के दोनों फ्लैट भी बंद पड़े थे। बैंक को भी इसी इमारत में स्टाफ क्वार्टर बनाने का सुझा। हमने मन ही मन फुसफुसाया, एक इमारत में 5 फ्लैट बंद है और सिर्फ एक फ्लैट खुला है हमारा, और वो भी ऐसा कि जिसे दिन रात हम ताला तो दूर कड़ी तक नहीं लगा सकते। ये सब मुझे बड़ा ही अजीब लगा। सिगरेट और जिज्ञासा की तलब मुझे पास के पनवाड़ी तक खींच लाई। ये रहेजा टाउनशिप ब्लॉक ए इमारत में कोई दिक्कत है क्या? हवा में छल्ले बनाते हुए हमने पनवाड़ी से सवाल किया। पास में खड़े 4-5 लोगों ने हमको ऐसे घूरा जैसे हमने मोदी जी का गुणगान कर दिया हो। वो तुरंत वहां से रफ्फू चक्कर हो गए। क्यों हमें बर्बाद करने पर तुले हो भैया? पनवाड़ी की आवाज में भय और शोक दोनों था। पर मैंने तो इतना ही पूछा है कि उस इमारत में भूत है। उस इमारत में भूत है, पनवाड़ी ने मेरी बात बीच में ही काटते हुए कहा। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सिगरेट भी अब अपना असर छोड़ रही थी। साहब, कोई नहीं रहता उस इमारत में सिवाय उन बेवकूफ बैंक वालों के। उनको भी 1000 बार कहा पर शायद भूत से दोस्ती हो गई है उनकी। जाने दो, मरने 2 सालों को। आप कहाँ रहते हो साहब, और उस इमारत के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वह पनवाड़ी सवाल करता रहा और मैं वहां खड़ा रहा। मैं हिलना चाहता था, वहां से भागना चाहता था, पर मेरे मन और मेरे शरीर दोनों को जैसा सांप सूंघ गया हो। पनवाड़ी के सवाल मेरी सिगरेट से निकलते धुएं की तरह आसपास हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि वो क्षण मैं वहां था ही नहीं। मैं उस चटाई पर था जिस पर मैं पहली रात उस फ्लैट में सोया। मैं उस कुर्सी पर था जिस पर बैठकर मैंने बेसन के लड्डू खाए। मैं उस दरवाजे के भीतर था जिस पर ताला और कुंडी कभी लगाए नहीं जाते थे। मैं फ्लैट के हर एक कण में था, सिवाय उस कमरे के जिसके अंदर जाने की मुझे अनुमति नहीं थी। सकपकाया और घबराया मैं वहां मोम के पुतले की तरह खड़ा रहा। सिगरेट का धुआं मेरे फेफड़ों तक पहुंच चुका था और भूत का डर मेरे दिमाग तक। क्या हुआ भैया? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? पनवाड़ी मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछने लगा। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला पर मेरे मुंह से सिर्फ हवा निकली, शब्द नहीं। अरे, इधर इतनी धूप में क्या कर रहे हो? चलो फ्लैट में, सामने से आते हुए सतीश सर ने मुझसे कहा। मेरे कंधे पर हाथ रख वो मुझे अपने साथ ले गए। चलते चलते मैंने पीछे पनवाड़ी की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक खौफ, एक बेचैनी पाई। हैरान परेशान वह अपने माथे से पसीना हटाने के अलावा कुछ और ना कर सका। आप चलिए सर, मैं आता हूँ, मैंने बहाना बनाते हुए कहा। अशांति और तनाव ने मेरे मनमस्तिष्क को घेर लिया था। मैं किसी भी कीमत पर उस फ्लैट के अंदर नहीं जाना चाहता था। अरे मस्त मिसल पाव लाया हूँ यार, चलो ना साथ में खाएंगे, मेरी बाजू पकड़ते हुए सतीश सर ने कहा। नहीं सर, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? यहाँ आए हुए इक्का दुक्का दिन हुए नहीं तुम्हें और काम सुअ रहे हैं। चुपचाप चलो वरना एंट्री बैन करवा दूंगा फ्लैट में तुम्हारी। मैं पीछे मुड़ा और सरपट दौड़ने लगा। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, पर मैं भागता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक मेरा गला प्यास से सूख नहीं गया। क्या बात है बाबू, कोनो भूतवुत देख लिए हो का? पास में खड़े कुल्फी वाले ने मुझे देख टिप्पणी की। लो कुल्फी खाओ, वृद्ध बाऊजी ने एक केसर कुल्फी मेरी तरफ बयाते हुए कहा। कुल्फी को हम एक चंचल बालक की तरह जल्दी जल्दी चूस रहे थे और बाऊजी हमें देख मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही हमने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला हमारा बटुआ गायब था। रहने दो बेटा, मेरे चेहरे पर शिकन देख बाऊजी ने कहा। मेरा पर्स? मैंने अपनी जेब टटोली।
मेरी नज़र अपनी सूनी हथेली पर पड़ी। मेरी घड़ी। सिर पर हाथ रख अगले कुछ मिनट में चुपचाप बैठा रहा। पिछले 3 दिन में इतना कुछ घटित हो गया था कि मेरा मनमौजी मन पचा नहीं पा रहा था। 5 मिनट पश्चात मैं खड़ा हो गया। क्या बात है ए मुन्ना? तनिक परेशान लग रहे हो? बाऊजी ने प्रेमपूर्वक पूछा। अंकल, मेरा बटुआ मिल नहीं रहा। घबराओ मत बेटा, घर पर रह गया होगा। वैसे कहाँ रहते हो तुम? अंकल, रहेजा टाउनशिप, ब्लॉक। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल बाऊजी एकदम से अपनी साइकिल के पेडल चला वहां से गायब हो गए। उनके पैरों में एक अलग स्फूर्ति और भावभंगिमा में गजब की तेजी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। शाम हो चली थी और अब मुझे भूख सताने लगी थी। बिना पैसे मुझे कोई खाना खिलाता नहीं और बटुआ लेने में उस फ्लैट में जाना चाहता नहीं। मुझे तो ठीक से ये भी याद नहीं था कि बटुआ दफ्तर में है, फ्लैट में या भागते समय कहीं गिर गया। इतना मुझे याद था कि घड़ी फ्लैट में है, क्योंकि जल्दबाजी में सुबह मैं वो पहनना भूल गया था। एक तरफ भूख और दूसरी तरफ भूत, दोनों मेरे बर्दाश्त के बाहर थे। कुछ किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैंने सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे कुछ घड़े और 2 गिलास रखे पाए। पेड़ की एक नीचे लटकती शाखा पर लिखा था, प्रेरणा प्याऊ। उस समय मैंने इतना पानी पिया कि एक ऊंट भी शर्मा जाए। अब जाहिर है कि पानी अंदर गया है तो बाहर भी आना चाहेगा। 1 घंटे बाद मैं मूत्र विसर्जन हेतु सुलभ ढूंढने लगा। भाई साहब, यहाँ कोई पब्लिक टॉयलेट है क्या? मैंने एक सब्जी वाले से पूछा। यही कहीं झाड़ी में निपटा लो साहब। वैसे तो मैं राह चलते लोगों की बातों में आता नहीं, लेकिन इस बार फायदा मेरा था। उसी सब्जी वाले से और पानी मांग किसी तरह मैंने अपनी भूख शांत की। पर अब नई समस्या थी कि रात कहाँ बिताए। थोड़ी और दूर पैदल चलने पर हमें सरकारी शेल्टर, बसेरा दिखा, तब जाकर हमारी जान में जान आई। पर उसके बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़कर मेरे कंधे फिर झुक गए। 1 रात 10 रुपये, 2 रात 15 रुपये, नोट, पैसा ना दिए जाने पर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मरता क्या ना करता मैं। बसेरा के अंदर गया। दरी एक मिलेगी, अपने नीचे बिछाओ या ऊपर तुम देख लो। फटने पर 50 रुपये और एडवांस में पैसा देना होगा। रजिस्टर पर एंट्री करते हुए एक तोंद वाले महाशय ने जानकारी। अरे साहब, आप इधर कहाँ आ गए? मेरी औपचारिक वेशभूषा देख वह चकित हो गया। शेल्टर में गोबर और सीवेज की एक असहनीय बदबू आ रही थी। बड़ा साहब बनने जा रहा है मेरे बेटा। बैंक मैनेजर। दिल्ली से मुंबई रवाना होते समय मेरी माँ के शब्द मुझे याद आ रहे थे। 3 दिन पहले मैं मन में एक उत्सुकता लिए मुंबई आया था, पर ये दिन देखने पड़ेंगे ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। खुली आंखों से रात बिताने के बाद मैं सुबह 10 बजे बिस्तर से उठ दबे पाँव बाहर जाने लगा। ओ साहब, पैसे कौन देगा? वही महाशय ने मुझे बसेरा से निकलते हुए देख लिया। निकालो 50 रुपये। उसकी वाणी से अब मिठास गायब थी। पर 1 रात का तो 10 रुपये लिखा है। अरे रंगीन चद्दर का 50 रेट है, उसने चियते हुए कहा। भाई मैं तकलीफ में हूं और मेरा बटुआ घर रह गया है। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। बहुत सुनी है ऐसी कहानियां, पैसा दो वरना पुलिस को बुलाता हूं। पढ़ा लिखे इंसान की एक कमजोरी होती है, वो पुलिस से डर जाता है। मेरे आंसू निकलने ही वाले थे। इतना सहन किया और सही, इतना सोच मैं वहां चुपचाप बैठ गया। तू अब पुलिस को ही बुला। थोड़ी देर में एक कांस्टेबल मुझे नजदीकी थाने ले गया। दिखते तो ठीक घर के हो, फिर ऐसे काम क्यों करते हो? हम थाने पहुंच चुके थे। साहब, ये बिना पैसे दिए शेल्टर से निकल रहा था। वहां उपस्थित सब इंस्पेक्टर ने मुझे ऊपर से नीचे तक 2 बार देखा। उनकी वर्दी पर उनका नाम चमक रहा था, सब इंस्पेक्टर विवेक। इसका नाम, नंबर और पता नोट कर और जाने दे।
अपना नाम और नंबर बताने के बाद मैं चुप हो गया। पता बताने का पैसा लेगा। रहेजा टाउनशिप, ब्लॉक ए, फ्लैट नंबर। म्हात्रे। जाने दे इसे। बस साहब पता ही लिख रहा हूं। फिर तूने सुना नहीं? भगा इसको यहां से। अभी के अभी उन्होंने सिंघम स्टाइल अपना लिया। सब इंस्पेक्टर साहब के एकदम चिल्लाने से कांस्टेबल म्हात्रे भी डर गया। जा यहां से, साहब को कुछ काम है। पर सर मेरा पूरा पता तो। निकल यहां से और दोबारा इधर आसपास भी मत दिखियो। सब इंस्पेक्टर विवेक ने कांस्टेबल को बाहर भेज सामने रची फाइल बंद की और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। 5 साल पहले की घटना उसके दिमाग में घूम गई। सब इंस्पेक्टर विवेक को अपनी आंखें मलते हुए कांस्टेबल म्हात्रे ने देख लिया। मुकेश भी बाहर खिड़की के पास कान लगाए खड़ा था। जनाब बुरा न मानो तो उस फ्लैट के बारे में कुछ पूछो न म्हात्रे। क्या हुआ था सर उधर? ऐसा क्या हुआ कि वो फ्लैट पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गया? इंस्पेक्टर विवेक के चेहरे पर हल्की शिकन देख म्हात्रे सकपका गया। एक चुप्पी छा गई जो विवेक की आवाज से ही टूटी। म्हात्रे ये बात करीब 5 साल पहले की है। एक बाऊजी उम्र लगभग 50 से 55 के बीच रही होगी। वो थाने आए थे। विवेक के अंदर एक तूफान चल रहा था। वह अपनी कुर्सी से उठा और अतीत में चला गया। इंस्पेक्टर साहब, ये घर मैंने तिनका तिनका जोड़कर बनाया है। पहले बैंक की नौकरी के लिए मशक्कत की, उसके बाद पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाई। पाई पाई जोड़ी, अपने बैंक से होम लोन लिया, तब जाकर मुंबई जैसे शहर में खुद का एक आशियाना बना पाया हूँ। बाऊजी, आपके जज्बातों की पूरी इज्जत करता हूँ, पर कागजात में आपने ही ये घर अपने बेटे के नाम किया है। कानूनी तौर पर अब वो इसका मालिक है। मैंने स्नेहपूर्वक उन्हें समझाया, पर उसने छल से मेरे हस्ताक्षर लिए। मेरे कैटरेक्ट के ऑपरेशन से ठीक पहले उसने ये बेईमानी की। बाऊजी की आंखें नम होने की कगार पर थी। बाऊजी, अब वो तो आप दोनों का निजी मामला है। आप बेटे पर बेईमानी और 420 का केस कर सकते हैं। अगर कचहरी में ये साबित हो गया तो आपकी जीत और उसकी हार। मैंने तर्क दिया। इंस्पेक्टर विवेक ने रक्षात्मक सुर में कहा, बेटा, इस उम्र में भला कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना चाहेगा? बाऊजी की आवाज में एक निराशा थी। अगर जीतना है तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा बाऊजी। सब कागज आपके बेटे के पक्ष में है। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। बेटा, आपके बच्चे हैं? बाऊजी ने मुझसे पूछा। हाँ जी, एक लड़का है। घर जाकर खेलते हो उसके साथ? बाऊजी, जब कभी ड्यूटी से समय मिलता है जरूर खेलता हूँ। तो उससे हार कर मजा आता है या जीत कर? मेरे पास बाऊजी की वाक्पटुता का कोई जवाब नहीं था। बेटा, बच्चों को ना खेलना बहुत पसंद होता है। बस बड़े होकर खेल बदल जाता है, और उसके नियम भी। उसका ये खेल मेरे जज्बातों के साथ है, जो वो बखूबी खेल रहा है। अपने नाम अनुसार मैं बाऊजी की बात पूरे विवेक से सुनता रहा। जा रहा हूँ बेटा, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वो राय दी, पर एक बात याद रखना बेटा, मैं उसी कमरे में रहता हूँ और हमेशा उसी कमरे में रहूंगा, हमेशा। गुस्सैल और असहाय सुर में ये कह बाऊजी वहां से चल दिए। अगली सुबह अखबार में खबर आई, एक बैंकर की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु। छानबीन करने पर मुझे पता चला कि बाऊजी का बेटा व बहू उन्हें खूब सताते थे। कभी उन्हें उन्हीं के कमरे में बंद कर जाते तो कभी घर के दरवाजे पर ताला लगा 2-2 दिन गायब रहते। इन्हीं तंग हालातों में एक दिन बाऊजी की उसी कमरे में मृत्यु हो गई। कांस्टेबल म्हात्रे के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ तरस भी था। बेचारे बाऊजी, उम्र भर जिसके लिए इतनी मेहनत की वहीं आस्तीन का सांप निकला। म्हात्रे अक्सर दिए तले ही अंधेरा होता है, कह सब इंस्पेक्टर विवेक वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मैं ये सब सुनकर अभी ठीक से अचंभित भी नहीं हुआ था
कि तभी मैंने पीछे से किसी को मेरा नाम पुकारते सुना। मुकेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये क्या हालत बना रखी है? मुझे बाहर देख, राजेश सर ने हैरानीपूर्वक कहा। तेरी गुमशुदा की रपट लिखवाने ही इस थाने आया था और तू यहाँ मटर गश्ती कर रहा है। सर, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने हल्की बदतमीजी से उनसे पूछा। क्या नहीं बताया? उस फ्लैट के बारे में। क्या जानना है तुझे उस फ्लैट के बारे में? बोल, राजेश सर ने ऊंची आवाज में मुझसे पूछा। तुझे मारा किसी ने उस फ्लैट में? बता मुझे। नहीं। तो क्यों डर रहा है? मैं खुद वहां रहता हूं सतीश सर के साथ। इतना काफी नहीं है तुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो जगह पूर्ण रूप से सुरक्षित है? मैं गर्दन हिलाने के अलावा और कुछ न कह सका। मैं ना चाहते हुए भी उस फ्लैट में चला गया। बच्चों की तरह इमारत की पहली सीढ़ी से लेकर घर के पहले कदम तक मैंने राजेश सर का हाथ थामे रखा। सर, मुझे अपने साथ सुला दोगे प्लीज? ओए, मेरे ऐसे शौक नहीं है, कह राजेश सर जोर जोर से हंसने लगे। मुझे हाथ से उन्होंने अपनी तरफ बुलाते हुए इशारा किया। उनको बड़ा भाई मान वो रात में उनके साथ चिपक कर सोया और रात में डर के मारे हल्का होने भी नहीं उठा। सुबह हम तीनों हमेशा की तरह इकट्ठे ब्रांच के लिए सही समय पर निकल गए। लंच टाइम होने पर अपनी ब्रांच निकल में HR मैनेजर के पास पहुंच गया। उस समय वो अपना टिफिन खोलने ही वाला था। 6 फ्लोर लगातार सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैं हांफ रहा था और सीधा उनसे बिना पूछे उनके सामने लगी कुर्सी पर बैठ गया। सर, प्लीज मुझे कोई और क्वार्टर अलॉट कर दीजिए। मैं उस फ्लैट में नहीं रह सकता। मैं हाथ जोड़ता हूं सर, प्लीज। आपको दुख में देख जिस प्रजाति को खुशी महसूस होती है, शायद उसी का नाम मानव संसाधन डिपार्टमेंट है। मुझे यातना करते देख उसके चेहरे पर एक आनंद था, एक अजीब सुकून, जैसे बचपन की पढ़ाई, स्कूल कॉलेज का अथक परिश्रम और असंख्य प्रतियोगी परीक्षाएं देने का फल उसके सामने एक परेशान इंसान के रूप में बैठा हो। शुक्र करो तुम्हें मुंबई आते ही स्टाफ क्वार्टर मिल गया। पता है मुंबई में सर के ऊपर छत होना कितनी बड़ी बात है? हाँ सर, पता है। बस आप मुझे किसी और स्टाफ क्वार्टर में भेज दीजिए। क्या हो गया, क्या तकलीफ है उस फ्लैट में? सर, आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। नहीं, कोशिश तो करो। अपनी ठोड़ी पर हाथ रख उसने कहा। जैसा सब इंस्पेक्टर विवेक ने कांस्टेबल म्हात्रे को बताया था, ठीक वैसा का वैसा मैंने मानव संसाधन मैनेजर को विस्तार में बता दिया। पीछे एक खिड़की थी जिससे बाहर का नज़ारा दिखता था। सारी कहानी सुनने के बाद कुछ देर उसने अपनी कलमों पर खुजली की, फिर छत की तरफ देखा और खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी के ठीक, ये तो बहुत गलत हुआ मुकेश, पर तुम कर भी क्या सकते हो? एक बार फिर से वो कहानी दोहराने के बाद मेरा गुस्सा उबाल पर था। उसकी ये बात सुन मेरा क्रोध और बढ़ गया। मैं उन बाऊजी के बेटे और बहू को डोट कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं। मेरी बात उसने बीच में ही काटते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक जटिल मुस्कुराहट थी, क्योंकि उनका वो बेटा मैं ही हूं, कह वो जोर से ठहाका मार हंसने लगा। जैसी ही उसकी ये बात मेरे कानों के रास्ते मेरे मस्तिष्क तक पहुंची, मेरी विचार प्रक्रिया सुन्न हो गई। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, मेरे पैरों को मानो लकवा मार गया और एक शक्तिहीन प्राणी की तरह मैंने मौन रूप धारण कर लिया। तो क्या इस कहानी का यही दुखद अंत होगा, या मुकेश इंसाफ की असंभव सी प्रतीत हो रही इस राह पर अग्रसर होगा? बाऊजी के नालायक बेटे व मानव संसाधन प्रबंधक को अपने सामने बैठा देख मैं हैरान था, और उससे भी ज्यादा हैरान था उसके चेहरे पर वो मनहूस मुस्कुराहट देखकर। बोलो बेटा, क्या करोगे अपने प्रिय बाऊजी के नालायक बेटे और अत्याचारी बहू के साथ? बोलो बोलो, मैं भी सुनूं। मानव संसाधन प्रबंधक मनोज की नजरें मुझ पर थी।
उस दिन जिंदगी में पहली बार मैंने खुद को बेबस पाया। ऐसा नहीं कि मैं उससे डर गया। मेरी उम्र को अभी तक डर नामक झूठ की समझ नहीं थी। हाँ, क्रोध नामक भावना का एहसास जरूर था, किंतु योजना नामक शब्द को समझना अभी बाकी था। एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ और मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दो। कर्तव्यनिष्ठ बैंकर का बेटा निकला दुष्ट और अत्याचारी। हा 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 हा, कह वह निर्लज फिर हंसने लगा। चुपचाप उसे मुझ पर हंसता छोड़ वहां से चला गया। अगले दिन मैं यह काम खत्म करने के बाद शाम में दोबारा थाने गया। तू फिर आ गया? तुझे कहा था ना, यहाँ आसपास भी मत फटकियो। कांस्टेबल म्हात्रे चिल्लाने लगा। मुझे एक बार विवेक साहब से मिलने दो, मैंने यातना सुर में कहा। साहब बहुत व्यस्त है, जा यहाँ से। प्लीज साहब, ऐसा मत करो, मैं उस फ्लैट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तू जाता है या? उसने लाठी उठाते हुए कहा। म्हात्रे। सब इंस्पेक्टर विवेक कैबिन से बाहर आ चुके थे। साहब, आपसे कुछ बात करनी है, मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा। मेरी आंखों से अश्रुधारा निकलने के कगार पर थी। मुकेश, इस समय तुम जाओ यहाँ से। गड़े मुर्दे उखाड़ कर कोई फायदा नहीं। म्हात्रे, इसके ऑफिस का पता नोट कर और जाने दे इसे, कह विवेक साहब थाने के बाहर निकल गए। मैं भी निराश होकर घर लौट आया। अगले दिन मैं बैंक की फोर्ट स्थित शाखा में खाता खुलवाने गया। वहां वो बेशर्म प्रबंधक मनोज भी मौजूद था। वह मेरे ही बैच की एक महिला अधिकारी से हंस कर बातें कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुद्दा पर पड़ी वो गर्दन हिला, अजीब सा मुंह बना, फिर नई अधिकारी से गप्पे मारने में व्यस्त हो गया। यहाँ नए खाते का फॉर्म कियर मिलेगा? एक आवाज आई। मेरे पीछे देखने की देर थी और तब तक एक बलासी खूबसूरत नवयुवती ठीक मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी। ये लीजिए मैं हम, कह उसे एक अधिकारी ने फॉर्म पकड़ा दिया। बैंक यू, कह वो मुस्कुराई। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को भूल क्षण भर के लिए मैं उस मुस्कुराहट में खो गया। यह मुस्कुराहट मुझे सोनाली बेंद्रे की याद दिला रही थी, खासकर जिस एड में वह मुस्कुराते हुए घोड़ों की पालकी पर बैठ कहीं जा रही होती है और बैकग्राउंड में सौंदर्य साबुन निरमा निरमा ब्यूटी सुंदर्य साबुन निरमा बज रहा होता है। रंग स्तंभला, तीखे नैनंक्ष, लंबे केश और मनमोहक मुस्कान, उन मोहतरमा के आते ही ब्राज की हवा में बदलाव और भटकाव दोनों आ गया था। वह दुराचारी मनोज उस महिला अधिकारी से झटपट अलविदा कह मेरी कुर्सी की तरफ आ गया। मुकेश, क्या बात है? उसके इतना कहने से मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं खड़ा हो गया। नवयुवती भी मनीज की शाखा प्रबंधक समझ अपनी कुर्सी से उठ गई। तुम्हें सिखाया नहीं किसी ने, ग्राहक भगवाना समान होता है, कह उसने उस नवयुवती के हाथ से फॉर्म लिया। अपनी जेब से पेन निकाल उसने मुझे उस फॉर्म को भरने का इशारा किया। प्लीज मैडम, थिस साइड, अंग्रेजी में ये 4 शब्द कह वह उसको बगल वाले शाखा प्रबंधक के कैबिन में ले गया और उसके साथ भी गप्पे मारने लगा। मैं प्रशोधित होने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उसी क्रोध को शांत करने हेतु मैंने उसका फॉर्म भरना आरंभवत्र दिया। शीतल कुमारी, उसका नाम भी उसके रूप की तरह सुंदर था। आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से उसका फॉर्म मैंने लगभग पूरा भर दिया था। केवल फोन नंबर और मेल आईडी डालता बाकी था। मैं जैसे ही उस कैबिन की तरफ चलने लगा, मुड़ो कैबिन के अंदर से ही आंखों में मनोज ने वही बैठे रहना का इशारा किया। लगभग 15 मिनट और गवाने के बाद में शीतल मैडम के पास केबिन में फॉर्म लेकर पहुंच ही गया। मनोज के चेहरे पर झलक रहे गुस्से को मैंने दरकिनार कर दिया। मैडम, आपका फ़ोन नंबर और मेल आईडी डालना है, इधर लीजिए ना सर, कह उसने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मुझे जुबानी बता दिया। बड़े लकी हो मुकेश, वरना ऐसे लोगों का फ़ोन नंबर लेने के लिए दुनिया लाइन में खड़ी है, कह मनोज ने फिर फ्लर्ट करने की कोशिश की। क्या सर, कोई नहीं खड़ा, शीतल मैडम ने शर्माते हुए कहा।
5 मिनट बाद शाखा प्रबंधक को आते देख मनोज खड़ा हो गया और शीतल मैडम से इजाजत लेकर छठे तल पर अपने कार्यालय की तरफ चल दिया। मेरे खुराफाती दिमाग को एक तरकीब सूझी और मैं शीतल मैडम से बात करने उनकी ओर चल दिया। और शीतल, कैसी हो आप? हम अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हम भी मस्त है। कल क्या कर रही हो? ज्यादा कुछ नहीं। दिन में घर की सफाई, दोपहर को आराम और रात में ड्रिंक। आखिरी शब्द सुन मनोज के मन में लड्डू फूटने लगे। करीब 1 महीने में मनोज और शीतल काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। उस दिन शीतल मैडम ने न केवल मनोज से अपने घर की साफ-सफाई करवाई बल्कि कोनों में लगे मकड़ी के जाले भी साफ करवा लिए। थक हार कर ड्रिंक का समय आया और मनोज ने मौके का फायदा उठा उसके करीब आने की कोशिश की। यहाँ नहीं। फिर कहा। मनोज में एक नई स्फूर्ति का आगमन हो चुका था। एक 45 साल के इंसान को जो 2 बच्चों का बाप है, अपने से 20 साल छोटी लड़की के लिए पागल होते देखना अपने आप में एक विचित्र अनुभव था। कहीं और? कहा? पता नहीं। फिर भी? मनोज ने लालायित होकर पूछा। पता है, मेरी एक कपोल कल्पना है कि एक बैंकर के साथ उसी के घर पर। कह शीतल शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी। वाह, फैंटेसी हो तो ऐसी, पर शीतल मेरा घर कभी खाली ही नहीं रहता। यार, तुम HR मैनेजर होते हुए ऐसी बातें करते हो। सारे स्टाफ को सर पर छत तुम देते हो और खुद के लिए एक खाली घर तक नहीं। अच्छा बेबी, तुम बुरा मत मानो, मैं कुछ करता हूँ। कह मनोज मौके को भुनाने के बारे में सोचने लगा। जल्दी देखो, परसों मैं पुणे जा रही हूँ मासी के पास। 2 महीने बाद ही आऊंगी फिर। कह शीतल रवाना होने के लिए खड़ी। गईन। अरे, तुमने ये बताया नहीं। तुमने पूछा नहीं। मैं कुछ करता हूँ। कुछ बंदोबस्त हो जाए तो फोन कर देना। और हाँ, होटल में भूलकर भी नहीं। रेड पड़ जाती है। मनोज का मुंह लटक गया था। देखो, कल सुबह मैं मलाड जा रही हूँ। रहेजा टाउनशिप में थोड़ा काम है। शाम तक वहीं हूँ। अगर कहीं आसपास जुगाड़ बन पड़ा तो बता देना। आ जाऊंगी। कह शीतल वहां से रवाना हो गईं। मनोज के दिल में अवसर की घंटियां बजने लगी। उधर अपना स्टाफ क्वार्टर है ना? उसके मन में ख्याल आया। वही घर जो उसने धोखे से अपने नाम कर बाद में बैंक को ही बेच दिया था। वह अपने ऑफिस के ड्रावर में फ्लैट की चाबी ढूंढने लगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद हाथ में चाबी लिए उसके मंसूबे मुस्कुरा रहे थे। पर क्या उसकी किस्मत भी मुस्कुरा रही थी? उसके कर्मों का फल उस फ्लैट में उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पर क्या वो उस फ्लैट में जाने की बेवकूफ़ी करेगा? और अगर हाँ तो फिर उसका क्या हश्र होगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, शीघ्र ही लेकर आता हूँ। चाबी हाथ में लिए कुछ देर तक मनोज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट रही। फिर उसने झट से चाबी बैंक में संभाल कर रख दी। सर, तबीयत ठीक नहीं है। बैंक अब के लिए जाऊंगा तो कल ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। उसने अपने उच्च अधिकारी की फोन कर छुट्टी भी ले ली। बेबी, तुम कहाँ मिलोगी रहेजा टाउनशिप में? उसने रात को ही शीतल को मैसेज डाल दिया था। ब्लॉक बी। जवाब आया। मेरा एक और फ्लैट है ब्लॉक ए में। वहीं मिलते हैं, ठीक सुबह 11 बजे। पता व्हाट्सएप करो और वहां पहुंचकर फोन करना। शीतल का झट से जवाब आया। ओके बेबी। कह मनोज ने बिस्तर पर फोन रख दिया। पेट में एक अजीब गुदगुदी महसूस कर वह कल होने वाले सजे के बारे में सोचने लगा। वही इमारत जिस पर कोई और नहीं रहता था, वही दरवाजा जो कभी बंद नहीं किया जाता था, और वही कुंडी जी कभी लगाई नहीं जाती थी। साज भी वो दरवाजा बंद नहीं किया गया था। सतीश सर और राजेश सर पहले ही शाखा के लिए रवाना हो चुके थे। अरे बेवकूफ, घर खुला छोड़कर चले गए। सब पंखे लाइट भी जल रहे हैं। कह मनोज फ्लैट के अंदर आ गया। एकाएक पैखों की रफ्तार में एक तेजी सी आ गई। लाइट की रोशनी भी कई गुना बढ़ गई
और फिर एकदम से बुझकर फिर से जलने लगी। उसकी नज़र सामने वाले कमर पर पड़ी। बिस्तर पर साफ सुथरी चद्दर बिछी देख उसने उसी कमरे में प्रवेश किया जहाँ जाते की मनाही थी। आ जाओ। उसी बिस्तर पर बैठ उसने शीतल को फोन कर फुसफुसाया। पर आया कोई और। उस कमरे का पंखा लाइट अपने आप बंद हो गया। दरवाजे की खुद ब खुद कड़ी लग गई। ये देख मनोज को अटपटा लगा और उसने खड़े हो दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। पर आज उसका दिन नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। एक अजब सी ताकत ने उसे इतना तेज धक्का दिया कि वो हवा में उड़ पीछे लगी दीवार से जा टकराया। अपना सिर पकड़ वो दर्द से कराहने लगा। उसकी शर्ट पसीने से और पतलून डर से भीग चुकी थी। बेटा, तूने ठीक नहीं किया। एक आवाज उस कमरे में गूंज उठी और साथ ही एक उड़ती लाठी ने उसकी पीठ पर वार किया। तूने ठीक नहीं किया बेटा। इतने कुकर्म करके भी वो आज एक बेटा था। तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ वो लाठी कभी उसकी कमर पर तो कभी उसके कंधों पर, कभी बाजुओं पर तो कभी टांगों पर बरसती रहीं। उसका बिस्तर के नीचे छुपने का प्रयत्न भी विफल रहा। उसकी टांगों को खींचकर बाहर लाया गया और फिर से उसकी पिटाई हुई। वो पिटाई जो अगर बचपन में सही समय पर हो गई होती तो आज ना बाऊजी को ये दिन देखने पड़ते और ना ही उसे। बाऊजी, बाऊजी, वो हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो बाऊजी, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं। मेरे लाड़ प्यार, मेरे संस्कारों में क्या कमी रह गई निर्लज की तूने अपने ही बाप के साथ ऐसा किया? पापी, कह उसके बदन पर बाऊजी ने तबीयत से एक बार फिर लाठी भांज दी। बाऊजी, कह उसके आंसू निकल गए। बाऊजी, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। मैंने आपकी बहू संग मिलकर ये विश्वासघात किया, आपको सताया, तंग किया और धोखे से ये घर अपने नाम किया। फिर बैंक को ही बेच इसे स्टॉफ क्वार्टर का रूप दे दिया। मैं सब मानता हूँ बाऊजी, सब। बस आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बाऊजी। प्लीज बाऊजी प्लीज। उस कमरे का दरवाजा और उस स्टॉफ क्वार्टर का रहस्य अब खुल चुका था। सामने मैं और शीतल मैडम मनोज की ये हालात देख ना खुश हो रहे थे, ना व्यथित। सिर्फ संतुष्ट हो रहे थे, बेहद संतुष्ट। कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं। मनोज द्वारा कहे गए शब्द मेरे कानों में गूंज उठे। शीतल मैडम उस कमरे की तरफ बढ़ी। ना जाने क्यों पर शीतल मैडम ने ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। पर उन्होंने मेरी इतनी मदद की थी कि मैं उनसे इसका कारण न पूछ सका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। बहुत सुकून मैडम। मैंने हाथ जोड़ उन्हें आत्मीय आभार व्यक्त किया। आपको धन्यवाद। सब आपकी योजनी थी। कह वह उस फ्लैट से बाहर की ओर चल दी। आज उनकी भावभंगिमा और आत्मविश्वास में एक अजब की गरिमा व तेजी थी। मैडम, मुझे थोड़ा दूर तक छोड़ देंगे? मैं भी उनके पीछे चल दिया। पूरे सफर में हम कुछ नहीं बोले। उन्होंने नजदीकी थाने के बाहर गाड़ी रोक दी। उनके कदम थाने की तरफ चलने लगे। उत्सुकता पूर्वक में भी छुपते छुपाते उनके पीछे चल दिया। ये लीजिए। उन्होंने वो मोबाइल रिकॉर्डिंग समेत सब इंस्पेक्टर विवेक के हाथों में थमा दिया। गर्व है तुम पर बहना। गर्वी विवेक साहब के शब्द सुन मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। पुलिस की ओर से ऐसी कर्तव्यनिष्ठा, ऐसी मेहनत में आज पहली दफा देख रहा था। शीतल सैडम का बैंक में मेरी कुर्सी के बगल में आकर बैठना, बचत खाते का फॉर्म मांगना, मनोज के साथ मैनेजर के कैबिस में गप्पे मारना और फिर मेरी योजना का हिस्सा बनने के लिए हाँ कहना, वो सभी पल मेरे मस्तिष्क में दोबारा चित्रित हो उठे। आपको धन्यवाद। सब आपकी योजना थी। उनके शब्द यादकार मेरी आंखें नम हो चुकी थी। असल में वो मेरी नहीं बल्कि मैं उनकी योजना का हिस्सा था। उनके बेटे व बहू को सजा हुई और उसके बाद मेरी जिंदगी बोरिंग हो गई। कहानी खत्म कर मुकेश खड़ा हो गया। मूंगफली और रेवड़ी खत्म हो गई थी,
पर कहानी से संबंधित उसके मित्रों के मन में काफी सवाल थे। तो क्या बाऊजी उस घर से चले गए? क्या उनकी आत्मा को शांति मिली? मुकेश के एक मित्र जगदीश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। उसके प्रश्न में कौतूहल वो साथ साथ भय भी था, क्योंकि जगदीश और उसके पिताजी के बीच पुराने बंगले को लेकर थोड़ा तनातनी चल रही थी। उसके पिताजी वहां वृद्धाश्रम बनवाता चाहते थे, किंतु वो उसे गेस्ट हाउस बना एक नियमित आय का जरिया बनाना चाहता था। मुकेश में जगदीश का सवाल तो सुना पर कोई जवाब नहीं दिया। वह हल्का होने झाड़ियों की ओर चलने लगा। हाँ, बाऊजी की आत्मा को शांति मिली, कह मुकेश झाड़ियों के अंदर चला गया। जिस भाग के पास बैठे ये कहानी चल रही थी वह एकाएक बुझ गई, जिससे चारों ओर पुष्प अंधेरा छा गया। बस कभी कभी सहीनालत का पाठ पढ़ाने उनकी आत्मा का एक कण उपस्थित हो उठता है। एक आवाज आई और आधे घंटे के इंतजार के बाद भी झाड़ियों से बाहर कोई नहीं आया। मुकेश मुकेश, उसके मित्रों ने उसका कई बार नाम पुकारा पर कोई जवाब नहीं काया। झाड़ियों के अंदर देखने पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। भाइयों, रात के 3 बजे रहे हैं, आज सोना नहीं है क्या? पीछे विपरीत दिशा से बाइक पर आते हुए मुकेश ने सबसे पूछा। जवाब देना तो दूर, उसके सभी मित्र आश्चर्यचकित होकर सिर पर हाथ रख वही झाड़ियों के पास मिट्टी में बैठ गए। वहां जमीन पर लाठी के निशान देख उनका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें जमी की जमी रह गई और मिट्टी पर बने लाठी के वो निशान उनकी मनःस्थिति पर सदा के लिए अंकित हो गए। तो आप सबको क्या लगता है, ये कहानी आपको मुकेश सुना रहा था, बाऊजी सुना रहे थे या गौरव मेहर सुना रहा है? मुस्कुराते रहिए और कहानी पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारी ऐसी और रचनाएं पढ़ने के लिए हमें फॉलो कीजिएगा।